है क्लास 8 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो साइंस कैसी चल रही है आप सबकी। बहुत सारे स्कूलों में शुरू भी नहीं हुई है ना। तो क्लास 8 की साइंस में लेकर आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वैसे तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये चैप्टर जो मैं पहली बार पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर, तो मुझे सबसे बोरिंग चैप्टर लगा था। और मुझे लगा कि यार हो सकता है मुझे ही पढ़ाने का ढंग ना हो, या हो सकता है कि चैप्टर ही सही ना हो, है ना। दो चीज़ें होती है ना, एक तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बोरिंग होता है कुछ चैप्टर्स जिसमें अच्छा नहीं लगता है। बट हम इस चैप्टर को बहुत मज़ेदार बनाने वाले हैं, मज़ेदार नहीं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं। जो बच्चे सामने से नहीं पढ़ पा रहे हैं मुझसे, उनके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं दुख की बात है। बट सामने से हम और मज़ेदार इस चैप्टर को बनाते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ मज़ेदार बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको क्या करना है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है, आपके टेस्ट में आएगा। जो भी टीचर होंगे पढ़ाएंगे ज़रूर देंगे, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, यानी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं कोई बनाएगा, सब कुछ यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। मैं 3 चीज़ें करने वाला हूँ। पहला, एक चैप्टर डिटेल में हम सब पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम जो भी NCERT है या जो आपकी एक्स्ट्रा बुक लगती है, सबके क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप MCQ, फिल इन द ब्लैंक, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप, सब क्वेश्चन करवाऊँगा और फिर आपका टेस्ट बना के दे दूँगा। चलिए सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले आपको इस चैप्टर में क्या करना है, तो इस चैप्टर में आपको रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्रॉप है, आगे पीछे होता रहेगा, आगे आप लोग यानी जानते रहेंगे साइड में क्या चल रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप एंड रेजिंग एनिमल, यानी आप क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हो, साथ में आप एनिमल को भी ग्रो कर रहे हो, यानी रेस कर रहे हो। तो आप क्रॉप, तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती नहीं होती, बल्कि एग्रीकल्चर में 2 चीज़ें आती हैं। एक फार्मिंग आती है ना। देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, सारा प्यारा प्यारा सा फिगर, कि यहाँ पे जानवर भी हैं और यहाँ पे आपके प्लांट्स भी लगे हुए हैं। यानी 2 मेन पार्ट हैं। एक फार्मिंग का, यानी फार्मिंग का मतलब प्लांटिंग सीड, वाटरिंग देम, टेक केयर ऑफ प्लांट, यानी हम एक प्लांट्स की बात करेंगे। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल्स का टेक केयर करना, है ना। उनसे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल्क मिलेगा, उनसे मीट मिलेगा, एग्स मिलेंगे, ऊल मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं। बट हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एग्रीकल्चर का सिर्फ मतलब होता है खेती। अरे भाई, खेती का मतलब सिर्फ खेती नहीं कि आप खेत में गए और खेत में फसल बो दिया। ये भी जो आप गाय है, भैंस है, इनसे जो उस मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, जो भी चीज़ें हैं, या जो एग्स मिलते हैं जो हेन वगैरह से, है ना, ऊल मिलता है शीप वगैरह से, और कई सारी बकरियां होती हैं, इन सब को भी पालना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो पहली चीज़ तो आपने ये देख लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, कन्फ्यूज़न नहीं। फिर अब हम, चूँकि चैप्टर क्रॉप का है, तो हम क्रॉप पढ़ने वाले हैं। तो आप क्रॉप की बात करते हैं। क्रॉप का मतलब क्या है, देखो, क्रॉप मीन्स अ प्लांट दैट फार्मर ग्रो इन अ लार्ज अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, लार्ज अमाउंट, कि एक क्रॉप हो, एक ही टाइप की हो, लार्ज अमाउंट पे हो, लार्ज अमाउंट में हो, फिर ना। जैसे तो ये जो क्रॉप आपको यहाँ गेहूँ या धान जो भी चीज़ दिख रही है, वो कितने टाइप की है, एक टाइप की, है ना, एक ही टाइप की है, तो 1 टाइप की क्रॉप है। और जो एक टाइप की है उसे लार्ज स्केल पे ग्रो करवाया गया। ऐसा नहीं कि आपके घर के आसपास खाली 10 गेहूँ का पेड़ बो दिया, उसी के बोल दिया, नहीं। आपने एक टाइप की क्रॉप लिया और उसको कई बिस्से बीघे यानी लंबे समय लार्ज अमाउंट में उसको ग्रो किया है ना। बात समझ में आ गई, इसे बोलते हैं क्रॉप। अ फार्मर प्लांट क्रॉप इन अ फील्ड, टेक केयर ऑफ देम एंड हार्वेस्ट। सही बात है भाई, हम क्या करते हैं, लगाते हैं, टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, और उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं जब वो रेडी हो जाते हैं। ओके, अब ये आते हैं, कई लोग इसको खा जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ये जो क्रॉप है 2 टाइप की है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट मतलब सीरियल्स और ग्रेन। अनाज में, तो अनाज में खुद सोचो यार, देखना नहीं, वीट, है ना, वीट, राइस, मेज़, बार्ले, ओट्स, ये सब अनाज हैं। दालों में क्या, पी है, ग्राम है, बीन है। ऑयल सीड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑयल का मतलब जिससे ऑयल मिलते हैं, आपका मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कोकोनट है ना। ऐसे ही फाइबर में कॉटन और जूट, फाइबर में कॉटन और जूट। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फाइबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना। आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका फाइबर और ऑयल, कि किससे आपको ऑयल मिलता है, फाइबर और ऑयल। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। ओके, तो प्रोडक्ट। अब दूसरा होता है सीजन के बेस पे, कि रबी और खरीफ, ये जो आप पढ़ते हो ना, रबी और खरीफ, ये ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन है, कि भाई क्या सीजन चल रहा है। तो देखो मैं याद करवा देता हूँ, कैसे याद करना है आपको। एक तो आप या तो RW याद करो, पहला तरीका। दूसरा, अब मैं कैसे याद करवाता हूँ उसका सिंपल तरीका आप देखिएगा। सिंपल तरीका आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आप याद कर लो, सबसे पहले आप याद करो RW।
ROM भी याद कर सकते हो या RW, दो तरीका, चाहे आप ROM याद कर लो, रोम है ना, रोम या मोर जो भी है, या RW कोई भी चीज़ है जो भी याद करना, मैं RW से याद करवाऊंगा या ROM जो भी है। RW देखो देखो, R का मतलब रबी, W का मतलब विंटर, W का मतलब विंटर, तो R हो गया विंटर। अब खुद सोचो जो विंटर होती है, ठंडी होती है, क्या वो अक्टूबर से शुरू होती है? यस सर। क्या वो तकरीबन देखो अप्रैल हो गया, गर्मी लग रही है, तो क्या वो मार्च तक चलती है? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो RW है, RW का मतलब R से रबी, W से विंटर, और विंटर अक्टूबर से शुरू होता है मार्च तक, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया कि हाँ रबी क्रॉप अक्टूबर से लेके मार्च तक चलती है। बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं कौन कौन सी क्रॉप इसके अंदर होगी, कौन कौन सी क्रॉप इसके अंदर होगी उसको भी देख लेते हैं। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं, मिट जा भाई। ओके, मिट गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आते हैं विंटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एग्जाम्पल, अब कुछ सोचो यार, गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं, वीट, ग्राम, पोटैटो, पी, बार्ले, मस्टर्ड, तो आपको याद करना वीट और मस्टर्ड, क्या वीट और मस्टर्ड है ना, किस किस स्टेट में है, कई बार पूछ लिया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में रबी क्रॉप बोई जाती है। ओके, अब खरीफ इसका उल्टा कर दो, अगर रबी विंटर वाली है तो खरीफ समर वाली हो जाएगी, और समर कब से शुरू होता है? जून से, है ना। सितंबर में क्या होता है? काट ली जाती है, यानी जून से सितंबर, तो रेनी सीजन इसे बोला जाता है। कौन सा सीजन? समर सीजन या रेनी सीजन, ठीक है ना। तो ये जून में बोई जाती है, सितंबर में काट ली जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, ये सारे इससे एग्जाम्पल हैं, और स्टेट आपको इधर लिखा हुआ है। अब NCERT का एक क्वेश्चन है, देख लो। NCERT क्या कहती है? इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, कि अगर वीट क्या है? ठंडी का है, और जो ठंडी का होता है वो क्या होता है? रबी क्रॉप होती है। तो अगर रबी क्रॉप को खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का मैंने लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉय, तो जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, जैसे मान लीजिए कैसा टेम्परेचर जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, पेस्ट की अवेलेबिलिटी है ना, एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेशन नहीं कर पाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द पेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर यानी उस वक्त जो कीटाणु होंगे जो भी वो सब आएंगे। तो खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फेवरेबल, तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में लिखेंगे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, मेन मुद्दा ये है। तो पूरी लाइन ना लिख कर आप इतना लिख सकते हैं कि क्रॉप माइट डिस्ट्रॉय, जहाँ हेडिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब इतनी बातें क्रॉप की पूरी खत्म हो जाती है। अब ये मुद्दा आता है क्रॉप को बोया कैसे जाए, कैसे क्रॉप को बोया जाए, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है? स्टेप दैट फार्मर फॉलो टू ग्रो क्रॉप, ये एक स्टेप होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ स्टेप हैं, कुछ तरीके हैं जो फार्मर करते हैं कि भाई क्रॉप को कैसे उगाना है। तो देखो लिखा है ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर लाइक अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। क्या है? स्टेप बाय स्टेप में, यानी आपको अगर क्रॉप को उगाना है तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, क्या करोगे? देखो यार, सबसे पहले 7 मेन, तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो 7 हैं स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, ऐसा नहीं कि पहले ही जो है खाद डाल दिया, पहले ही सिंचाई कर दिया, तो स्टेप आपको याद होना चाहिए। 7 मेन, इसके स्टेप आपको लगातार याद होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ, सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करोगे, कि जाओगे, जोतोगे, बराबर करोगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे। हाँ सर, फिगर आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे? आप सोइंग, उसके बाद आप सीड को बैठाओगे। हाँ सर, जैसे ही सब कुछ खेत रेडी हो चुका है, अब खेत रेडी होने के बाद क्या करते हैं? बीज बैठाते हैं। बीज बैठाने के बाद तीसरे नंबर पे आप खाद वगैरह डालते हो। हाँ सर, खाद डालने के बाद आप सिंचाई कर देते हो। अब जैसे ही आपने सिंचाई कर दिया, तो सिंचाई करने के बाद कुछ अनवांटेड क्रॉप, या जो कह लो कि जो है फालतू की जो फसलें होती हैं, यानी गेहूं का आपने बोया है, साथ में घास फूस उगाई है, तो उसे बोलेंगे वीड, तो आप वीड को निकालेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? जब सब कुछ तैयार हो गया है, 6वें नंबर पे आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर देंगे, काट देंगे, और हार्वेस्ट अगर कर देंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे? स्टोरेज कर देंगे। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक ही होता है, इसलिए मैंने एक ही में बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले मिट्टी को सही करेंगे, यानी सॉइल का प्रिपेयर करेंगे, बीज को बोएंगे, है ना। कैसे? जैसे खुद एग्जाम्पल लगाओ, खुद दिमाग अपना लगाओ कि जैसे मान लो आपको खाना बनाना, क्या करते हो? पहले आग जलाते हो, आग जलाने के बाद तवा प्रिपेयर करते हो, तवा रखते हो, तवा रखने के बाद उसमें क्या करते हो? सिंपल सी बात है, तेल डालते हो, तेल डालने के बाद अब सीड या बीज डालते हो। जब सब कुछ हो जाता है, पका के तैयार कर देते हो, निकाल लेते हो, टिफिन में पैक कर लेते हो। सेम ऐसे ही आपको याद करना है, पहले मिट्टी को बनाया, बीज को बैठाया,
खाद वगैरह डाली, पानी दिया। अब खाद दे के पानी दिया, अब जब पानी दिया तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ गई थी, वीड वगैरह है ना, वो सबको हटाया। अब जब सब कुछ पक के रेडी हो चुका है, काट लिया, काटने के बाद स्टोर कर दिया। बात समझ में आई? ओके, आज पढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, इसके अंदर 2 स्टेप है कि मिट्टी को आपको कैसे बनाना है। एक प्लफिंग कर दो, देन लेवलिंग। प्लफिंग का मतलब जोत दो, बराबर कर दो, तो इसको क्या कहते हैं? प्लफ करना, टिलिंग करना। इसको हम लोग गाँव देहात में क्या कहते हैं? जोतना। तो गांव देहात वाले जो हम लोग हैं भैया, तो इसको कहते हैं जोतना, कि भाई फसल क्या हो चुकी है? तैयार, अब जोत दो। अब जैसे आपने जोत दिया, उसके बाद क्या कर दो? बराबर कर दो। जोतने के बाद क्या कर दो? बराबर कर दो। सिंपल सी बात है। तो पहले बराबर करोगे या जोतोगे? सिंपल सी बात है, पहले जोतेंगे, उसके बाद तब बराबर करेंगे। तो प्लफिंग या टिलिंग इसे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन फार्मिंग, सबसे पहला स्टेप क्या है? यही प्लफिंग या टिलिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल बिफोर द प्लांटिंग। सीड डालने से पहले आपने सॉइल को लूज कर दिया है और टर्न कर दिया, यानी पलट दिया है। क्या क्या यूज़ करेंगे भाई? पहले ज़माने में देखो ये बैल चलाते थे, अब ट्रैक्टर का यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लफिंग से क्या फ़ायदा होगा। वाई इज़ प्लफिंग इंपॉर्टेंट? कि प्लफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों कहा गया है? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ही क्या है कि जैसे ही आपने जोत दिया, मिट्टी को छोटा कर दिया, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो आराम से वो सांस ले सकते हैं, अंदर के जो कीटाणु हैं, है ना, ये सारे लोग। अच्छा, रूट क्या है? अंदर तक जाती। सिंपल सी बात है, जब मिट्टी नरम हो जाएगी तो जो भी प्लांट की रूट है आराम से अंदर तक जा सकती है। यस सर। जो भी वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो ऊपर आ जाएंगे नीचे से, और ऊपर आ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे सनलाइट पड़ने की वजह से। अच्छा, मेन्योर पूरी तरीके से, यानी जो भी अब खाद आप डालोगे, पहले मिट्टी एकदम बराबर थी, अब आपने क्या किया? जब जोत दिया तो अब आराम से उसके अंदर खाद वगैरह जा सकती है, एकदम आराम तरीके से जा सकती है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे, है ना, नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एकदम नीचे बैठे हुए हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। कैसे? इसको समझिए कि आपके पास, समझिए, आपके पास एक डब्बा काजू है या बादाम है। अब आप ऊपर से खा रहे हैं, तो कहाँ का बचेगा? नीचे का। तो अब अगर आप पलट दो तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से जब प्लांट की मिट्टी होती है, प्लांट होते हैं, तो नीचे से सॉइल क्या करते हैं? लेते रहते हैं। नीचे से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? लेते रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो यहाँ देखो, ये मिट्टी थी, मिट्टी की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मान लो है। तो ये वाली, अब जो प्लांट यहाँ था, यहाँ जो भी प्लांट था, यहाँ वाली क्या करता था? न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब नीचे वाला तो बैठा है। अब जब आपने जोत दिया तो ये वाला न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। तो आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि हाँ सर, ये वो नीचे वाला ऊपर चला गया। ओके, डन। अब उसके बाद क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लूज होने की वजह से अर्थवार्म जो होते हैं, जो फ्रेंड के फार्मर होते हैं, वो आराम से काम कर सकते हैं नीचे। भाई सिंपल सी बात है, सॉइल लूज़ हो गई है, आराम से वो सांस ले सकते हैं। तो आराम से सांस लेंगे तो जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो अर्थवार्म का काम ही यही है, आगे आप चल के पढ़ेंगे, कि वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमें खाना चाहिए, ऐसे प्लांट्स को कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम चाहिए, तो उन्हें ही बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, अगर सॉइल ड्राई हो, सॉइल बहुत ज़्यादा क्या हो? ड्राई, तो क्या करेंगे? वाटर। भाई प्लफिंग से पहले हल्का सा उस पर पानी का छिड़काव कर दें। कहते नहीं है, अगर जोतना है घर में, हम लोग कुदारी से जोतते हैं, तो आपसे कहा जाता है, एक मिनट, आपसे क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है ना कि एक काम करिए कि उसको आराम से क्या करिए? पानी डाल दीजिए। आपसे कहा जाता है कि बेटा आराम से पानी डाल दी, ताकि आराम से आप जोत सकते हैं। और मेन्योर ऐड बिफोर प्लफिंग, हम मेन्योर को क्यों ऐड करते हैं? ताकि वो आराम से क्या हो सके? मिक्स हो सके। बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं लेवलिंग पे। लेवलिंग क्या है? 2 ही पढ़ेंगे फिलहाल। अब लेवलिंग क्या है बेटा कि जब आपने मिट्टी को अच्छे से कर दिया, तो कुछ मिट्टियाँ ऐसी हैं जोतने के बाद ढोक्का हो जाती हैं। ढोक्का का मतलब बड़े बड़े से ढोक्के टाइप के हो जाते हैं ना, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? वुडन प्लैंक से बराबर किया जाता है। देखो, आफ्टर प्लफिंग द सॉइल सरफेस इज अनइवन। सही बात है कि जो सॉइल की सरफेस है अनइवन है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। विद बिग लंप एंड क्रैक्स, बड़े बड़े ढोक्के। तो इन्हीं क्रैक को क्या करते हैं? अच्छा, दीज क्रैक कैन लेट वाटर इवेपोरेट क्विकली। अच्छा, जो बड़े बड़े ढोक्के हैं तो इनके बीच में जगह कुछ ज़्यादा है, तो जो भी पानी होगा आराम से ज़मीन के अंदर वाला पानी पूरा निकल लेगा। और अगर पानी पूरा निकल लेगा तो प्लांट के लिए नुकसानदेह है। तो अगर प्लांट के लिए नुकसानदेह है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लेवलिंग कर देंगे, ठीक है ना, जब हम लेवलिंग कर देंगे तो क्या होगा? इससे रिड्यूस द इवेपोरेशन, कि मिट्टी बराबर हो जाएगी, और बराबर होने फ्लैट हो गई, फ्लैट होने के बाद कॉम्पैक्ट हो गई, एकदम पास, इससे वाटर कम रिड्यूस होगा। बात समझे? अच्छा, उसके बाद जो वाटर होगा वो इवनली, यानी हर तरफ बराबर जाएगा, एक ही जगह जमा नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? वाटर को सेव करता है,
मॉइस्चर को बनाए रखता है कि उड़ेगा नहीं, और गुड कंडीशन में प्रिपेयर गुड कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन। कैसे करते हैं आप देख लिए, एक वुडन प्लैंक से करते हैं या फिर ट्रैक्टर के पीछे खड़े होकर हम लोग करते हैं, तो वुडन प्लैंक ही काम आता है। तो ये दो पार्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बाकी सोविंग ऑफ द सीड या आपका ट्रांसप्लांटेशन, एडिंग मैन्योर, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको लंबा ना झेलना पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।